हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग परमाणु एवं अणु पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग एनसीईआरटी साइंस का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसका हम लोग कंप्लीट थ्योरी और प्रश्न उत्तर देख चुके हैं। आज के इस नए वीडियो में अध्याय 3 परमाणु एवं अणु पढ़ेंगे डिटेल से, इसका थ्योरी वाला लेक्चर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका पाठ के बीच का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद अभ्यास के प्रश्न उत्तर को। इससे पहले वाले चैप्टर का यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी क्लास 9 का, आप वहां से चैप्टर वाइज बिल्कुल थ्योरी देख सकते हैं। केमिस्ट्री से पहले हम लोग फिजिक्स का कंप्लीट चैप्टर जो है अध्याय 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी चैप्टर का थ्योरी और प्रश्न उत्तर करवा चुके हैं। तो आप फिजिक्स का भी एनसीईआरटी क्लास 9 का देखना चाहते हैं तो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से देख सकते हैं। केमिस्ट्री जैसे हम लोग क्या करते हैं अध्याय 4 तक ख़त्म करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी का 2 चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस क्लास में परमाणु एवं अणु। ठीक है, कि हमारे आसपास जो पदार्थ देखते हैं क्या वो परमाणु या अणु में, क्या दोनों में अंतर है, किसे परमाणु कहते हैं या फिर अणु। ठीक है, जैसे कि हम लोग पदार्थ पढ़े थे कि हमारे आसपास के जो भी पदार्थ है ना, जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, वो सभी क्या है, पदार्थ है। फिर क्या पढ़े थे कि क्या जो आसपास के पदार्थ है वो शुद्ध है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध पदार्थ जो है वो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, पदार्थ और शुद्ध पदार्थ पढ़ लिए थे। अब परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे कि परमाणु जो है वह क्या है या फिर अणु क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि परमाणु का मूल अर्थ है वह कण जिसे और छोटे कणों में विभाजित ना किया जा सके। ठीक है, सबसे पहले जाने कि हमारे आसपास के पदार्थ है, पदार्थ शुद्ध है, फिर वह पदार्थ जो है क्या सभी प्रकार के मिलकर बने होते हैं या फिर एक ही प्रकार के अणु होते हैं। तो पदार्थ का मूल अर्थ, परमाणु का मूल अर्थ होगा कि वह कण जिसे और कणों में विभाजित ना किया जा सके, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अभिभाज्य होगा और अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को ही परमाणु कहा जाता है। कहने का मतलब है कि परमाणु वह सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है। माना कि ये हमारे पास पेन है, तो पेन क्या है, एक प्रकार के पदार्थ है। पदार्थ में भी क्या है, शुद्ध पदार्थ नहीं है, है ना, क्या शुद्ध पदार्थ है या फिर अशुद्ध पदार्थ है। अब ये जो पदार्थ है मिलकर बना है पेन, तो ये क्या एक ही प्रकार के कण या फिर अणु से मिलकर बना होता है। तो किसी पदार्थ को जब हम विभाजित करते हैं तो एक ऐसा अवस्था आएगा जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकते हैं। तो इन्हीं सूक्ष्म कण को ही क्या कहेंगे, परमाणु कहा। तो सबसे पहले परमाणु किसने कहा, तो 2 वैज्ञानिक है, याद रखिएगा कि भारतीय वैज्ञानिक दार्शनिक महर्षि कनाड ने, ठीक है ना, 500 ईस्वी में इसने परमाणु का विचार सबसे पहले प्रस्तावित किया। कौन, महर्षि कनाड, जो कि भारतीय वैज्ञानिक दार्शनिक थे। उसके बाद भारतीय वैज्ञानिक और भी दार्शनिक आए, डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस, ये 400 ईस्वी में परमाणु का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो 2 वैज्ञानिक याद रखेगा, महर्षि कनाड सबसे पहला, उसके बाद डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस, ये सभी क्या है, भारतीय वैज्ञानिक। ठीक है, तो अब परमाणु का जो खोज हुआ कि तत्व का, यानी कि जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकते हैं, वह कण क्या हो, परमाणु कहलाते हैं। लेकिन सबसे पहले डाल्टन ने परमाणु का खोज किया। ठीक है, और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1808 ईस्वी में दिया इन्होंने, है ना। तो सबसे पहले हम लोग परमाणु का सिद्धांत में पढ़ेंगे पहला डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है ये रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित ये अपना सिद्धांत दिया था कि आखिर डाल्टन परमाणु जो है वो किस सिद्धांत पर किसी सूक्ष्मतम कण को कि जिसको और विभाजित नहीं कर सकते हैं, क्या उसके अंदर भी और कुछ है। ठीक है ना, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव यानी कि पदार्थ, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं।
इसीलिए इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग तत्व, यौगिक, मिश्रण, पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, ये सभी का हम लोग डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर केवल हम लोग परमाणु पढ़ रहे हैं। तो जो भी तत्व, चाहे यौगिक हो, तत्व हो, मिश्रण है, जिससे भी मिलकर बने होते हैं, ये सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या है, उन्हें क्या कहा इन्होंने, परमाणु कहा। किसने कहा, डाल्टन ने। ठीक है। फिर दूसरा परमाणु सिद्धांत है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। मतलब किस प्रकार से इन्होंने कहा। तो पहला है कि सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं, यानी कि सभी पदार्थ जो है वह परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, यानी कि इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही विनाश होते हैं। ना तो सृजित होते हैं और ना ही विनाश, इसका हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसी प्रकार परमाणु संरक्षण का नियम। ठीक है। फिर इन्होंने आगे कहा कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म जो है वो समान होते हैं। यानी कि एक ही तत्व के परमाणु, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो एक ही तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म जो है इनके समान होते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। यानी कि जब एक ही तत्व सभी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तो उनके द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, जबकि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है ना। तो डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत के अनुसार ये सभी मतलब बताए हैं गुण। ये तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पूछेगा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, तो ये सभी आपको पॉइंट लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका सिद्धांत कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार तत्व जो मिलकर, जैसे H2O हो गया, है ना, H2O हो गया, CO2 हो गया, तो इस प्रकार अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी संख्या के अनुपात में संयोग करके क्या बनाया, एक यौगिक का निर्माण बनाया। फिर नेक्स्ट, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार जो है वह निश्चित होते हैं। तो इस प्रकार इतना पॉइंट याद रखिएगा, बिल्कुल की पॉइंट बताए हैं कि जो भी परमाणु डाल्टन का परमाणु से संबंधित, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से संबंधित जो भी की पॉइंट था उन्हीं पॉइंट को लिखे हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा में बिल्कुल भी नहीं लिखी हैं। जो भी एनसीईआरटी का टॉपिक है उसको मैं बस सरल भाषा में लिखने की कोशिश की, ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट होगा कि डाल्टन ने तो परमाणु का सिद्धांत खोज कर दिया कि डाल्टन जो है वो सूक्ष्मतम कण है जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकते हैं। तो आखिर ये जो है एक परमाणु दूसरे परमाणु से कैसे संयोग करते हैं, है ना, रासायनिक संयोग कैसे बनाते हैं, कैसे यौगिक बनते हैं, कैसे एक तत्व दूसरे तत्व से मिलकर बनते हैं। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक आते हैं, एंटोनी लवाइजर एवं जोसेफ एल प्राउस्ट, है ना। इन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए हैं। ठीक है। पहला नियम पढ़ेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। यानी कि जो परमाणु की खोज किए उन्हीं परमाणु के कैसे रासायनिक संयोजन होते हैं, कैसे एक दूसरे से आपस में संयोजन करते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो उन्हीं के आधार पर ये एंटोनी लवाइजर एवं जोसेफ एल प्राउस्ट, ये 2 नाम रखिएगा, 2 वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया, रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए। पहला नियम यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वह एंटोनी लवाइजर ने दिया था, और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम यह जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया। तो पहला नियम जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, जो कि एंटोनी लवाइजर ने दिया है। ठीक है। तो इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है। कहने का मतलब, जब भी संरक्षण की बात करते हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, संरक्षण मतलब है ना उसका बचाव, ना तो उसको उत्पन्न की जा सकती है और ना ही उसको विनाश किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाए,
कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो कार्बन और ऑक्सीजन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक है ना। तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान यानी कि जितना इसका अभिकारक में जितना भाग लिया द्रव्यमान है, उत्पाद बराबर क्या हो जाएगा, उत्पाद का कुल द्रव्यमान। यानी कि दो अभिकारक मिलकर जो उत्पाद बनाया, दो या दो से अधिक अभिकारक, यहाँ पर मैं दो बता रही कि कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक मिलकर क्या बनाया, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जो कि एक उत्पाद है। तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान बटे बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इसको मतलब हम लोग हल करके भी देखते हैं, प्रूफ करके भी कि क्या वास्तव में ऐसा है। तो देखिए कार्बन के द्रव्यमान संख्या कितनी है, 12 है, प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 16 है। और इसको चूंकि O2 है तो 2 से गुना करते हैं, तो इस प्रकार 12 प्लस 16 दूनी 32, यहाँ पर कितना हो 44 इकाई है ना। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, 44 इकाई। फिर वही उत्पाद क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन का 12, ऑक्सीजन का फिर वही 8 दूनी 16, 32, 12 प्लस 32 कितना हुआ, 44 इकाई। दोनों तरफ देखिए 44 इकाई 44 इकाई 44 इकाई। तो देखिए अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पादक का कुल द्रव्यमान कुछ डिफरेंट से अलग है नहीं ना, दोनों में बराबर हुआ ना। तो इसी से ये नियम एंटोनी लवाइजर ने बताया कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है ना, ये नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, स्थिर अनुपात नियम का मतलब हो गया कि इस नियम के अनुसार सबसे पहले तो स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, जोसेफ है ना, या ये जोसेफ एल प्राउस्ट ने। तो इस नियम के अनुसार क्या हो गया कि कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक, ठीक है, सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है। कहने का मतलब कि जैसे अभी हम लोग देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन का। और कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या बना, कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलकर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा, उन्हीं तत्वों से बनेगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ या फिर बना है ना। कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बना रहा है तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर ही क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका अर्थ है ना। तथा इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होगा, फिर चाहे वह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा निर्माण किसी भी पद्धति से किया हो। कहने का मतलब कि यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर रही हूँ, चाहे वो किसी भी मेथड से वो या फिर कहीं भी पृथ्वी पर क्या बोलते हैं है ना, कहीं भी ग्रह पर किसी स्थान पर बनाएंगे, लैब में बनाएंगे, किसी भी विधि से प्राप्त करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका जो अनुपात है उसी अनुपात में वह प्राप्त होगा। जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की कितनी है 12 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 12, तो इसको सरल और में अनुपात में तोड़ते हैं तो 3:8। यानी कि कहीं भी यदि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे तो ये 3:8 में ही कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, निर्माण करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के, यानी कि स्थिर रहेगा। इसका अनुपात जो है स्थिर अनुपात का नियम, इसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना कि कार्बन अधिक हो जाएगा ऑक्सीजन अधिक हो जाएगा, ऑक्सीजन अधिक हो जाएगा कार्बन कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी कहीं बनेगा रासायनिक यौगिक है ना, तो जो भी जिससे मिलकर बने होती है वही मिलकर निर्माण होगा, एक नया उत्पाद बनाएगा, लेकिन उसी अनुपात में बनेगा, चाहे वो किसी भी मेथड से बनाए, किसी भी स्थान पे बनाए। ठीक है ना, ये अर्थ हुआ स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो हम लोग क्या जाने, परमाणु क्या है, परमाणु का डाल्टन परमाणु सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद परमाणु आपस में कैसे संयोग करते हैं, इसके आधार पर जो है वो रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए थे। किसने, एंटोनी लवाइजर ने, और दूसरा जोसेफ एल प्राउस्ट ने। पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। ये दोनों हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे तत्व और परमाणु में अंतर। थोड़ा सा तत्व के बारे तो पढ़े, लेकिन यहाँ परमाणु चूँकि पढ़ रहे हैं तो तत्व और परमाणु में
के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। ठीक है, तत्व क्या है? तो तत्व वह पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, पदार्थों से बने होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। कहने का मतलब जैसे पृथ्वी पे कितनी कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118, और प्रत्येक तत्व के परमाणु जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, ये सभी हम लोग पढ़ते हैं ना पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो एक प्रकार के तत्व है, हाइड्रोजन क्या है? एक प्रकार के तत्व, एलिमेंट। हीलियम भी एक प्रकार के क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन जो तत्व है यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हीलियम जो एक तत्व है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। लिथियम एक तत्व है तो यह एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यही अर्थ है कि तत्व वह पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं और अलग अलग परमाणुओं के जो है अलग अलग तत्वों के परमाणु जो है वो अलग अलग होंगे, ना कि हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम में और ना ही हीलियम के परमाणु हाइड्रोजन में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या सीखे कि प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या जो है वो अलग अलग होते हैं और एक ही तत्व के जो है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यह अर्थ हुआ। अब परमाणु, ठीक है ना, यानी कि तत्व के संदर्भ में परमाणु जानेंगे कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। ठीक है, परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग है जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता है। कहने का मतलब जैसे जो भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सूक्ष्म कण होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको क्या होते हैं हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। किंतु परमाणु जो है वो तत्व के इतना सूक्ष्मतम कण है, इतना छोटा है कि उन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जा सकता है और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ये याद रखिएगा कि एक नैनो पूछेगा कि एक नैनो बराबर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर, और 1 मीटर बराबर 10⁻+9 नैनोमीटर। ठीक है ना, और परमाणु त्रिज्या को किससे मापते हैं? तो नैनोमीटर से। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे तत्व के प्रतीक चिन्ह, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये सभी चिन्ह है ना। तो उसके कैसे हम लोग जाने कि हाइड्रोजन को H ही लिखेंगे, हीलियम को HE ही लिखेंगे और कुछ क्यों नहीं लिखेंगे, सोडियम को S क्यों नहीं लिखते हैं, Na क्यों लिखते हैं? तो यह प्रतीक चिन्ह के बारे एक रोचक जानकारी है। देखिए कि सर्वप्रथम बर्जेलियस ने तत्वों के प्रतीकों का सुझाव दिया। देखिए इसमें एक वैज्ञानिक नाम याद रखना कि तत्वों का सबसे पहले चिन्ह यानी कि उसका किस प्रकार सिंबल होगा, इसका सुझाव सबसे पहले किसने दिया? बर्जेलियस ने तत्वों के प्रतीक का सुझाव दिया। और डाल्टन प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक का प्रयोग किया। देखिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया? बर्जेलियस ने, लेकिन डाल्टन ने क्या किया? उन तत्वों के प्रतीकों का उपयोग किया। और इन्होंने उपयोग किसका किसका किया? देखिए आप यहाँ पर आपके बुक में देख सकते हैं। हाइड्रोजन का किस प्रकार प्रतीक होता है? इस तरह, फास्फोरस का, कॉपर का, गोल्ड का, कार्बन का, सल्फर का, सीसा का, प्लेटिनम, पारा, सिल्वर, आयरन, ऑक्सीजन। तो इस प्रकार कुछ डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक। सुझाव सबसे पहले प्रतीकों का किसने दिया? बर्जेलियस ने। और उसको यूज किसने किया? सबसे पहले डाल्टन ने। और इन्हीं तत्वों का सबसे पहले यूज किया कि इनका इस प्रकार से प्रतीक हो सकता है, इस प्रकार से सिंबल हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जो प्रतीक और सिंबल है इसको डिसाइड कौन करता है कि आखिर हाइड्रोजन का He होगा, हीलियम का He होगा, हाइड्रोजन का H होगा? कौन डिसाइड करता है? ऐसे कोई भी वैज्ञानिक इसको डिसाइड नहीं करते। इसके लिए एक संस्था है जिसके नाम है IUPAC है ना, इसको शॉर्ट में IUPAC बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। ठीक है, कभी कभी IUPAC का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ये भी याद रखिएगा इम्पोर्टेंट कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है। कौन?
IUPAC यह क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। स्वीकृति कहने के मतलब कि हाँ, हाइड्रोजन का हो गया फिक्स कि हाइड्रोजन का H ही होगा, इसके नाम, प्रतीक और मात्रक को ये स्वीकृत करते हैं, है ना, स्वीकृत प्रदान करते हैं। तो ये इसका कार्य है इस संस्था का। तत्वों के प्रतीक अंग्रेजी के दो या एक अक्षरों से बने होते हैं और पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर, दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे कि हम लोग कभी भी दो से अधिक किसी भी तत्व के सिंबल नहीं लिखते, है ना। जैसे कि मैग्नीशियम है तो MAG MESI, मैग्नीशियम नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, MG में क्या, पहला लेटर कैपिटल और उसके बाद वाला लेटर स्मॉल। सोडियम Na, है ना कि Na ऐसे कभी लिखा हुआ मिला नहीं। तो इसका कुछ नियम है जो कि IUPAC जो डिसाइड करती है, स्वीकृत करती है, तो इसका नाम का क्या कहते हैं, प्रतीक और मात्रकों को स्वीकृत करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार परमाणु तत्व और परमाणु संयोजन के नियम हम लोग पढ़े हैं। इसका जो है और एक पढ़ लेते हैं हम लोग, परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या होता है कि मूल कणों, नाभिकों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं। ये हम लोग नाभिक में और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना में। अभी सिर्फ इतना जानिए यहाँ कि परमाणु के अंदर जो है वो मूल कण नाभिक होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, यानी कि मूल कणों, नाभिक तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं। अतः इनके द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटा मात्रक चुना गया है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इसी को AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये माना कि ये परमाणु है, ठीक है ना, यहाँ पे समझा रहे, ये परमाणु है। परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। तो इसके अंदर जो परमाणु तो एक अत्यंत सूक्ष्म कण है ना, इसके अंदर भी एक नाभिक है। तो इसके द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटा मात्रक यूज करते हैं, जिनको क्या कहेंगे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसी को क्या है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। लेकिन आजकल IUPAC द्वारा इसे यानी कि यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहले तो हम लोग ऐसे ही लिखते थे AMU, लेकिन आजकल मॉडिफाई किया IUPAC ने कि इसे डायरेक्ट सिर्फ यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान के लास्ट में U लिख देंगे तो इससे पता चलेगा कि यह परमाणु द्रव्यमान इकाई है ना, U फॉर यूनिफाइड द्रव्यमान। और एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी भी परमाणु का एक एटॉमिक मास यूनिट निकालना है तो 1/12, चूँकि कार्बन यहाँ पे क्यों कहा गया कि कार्बन किस परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12, तो 1/12 गुनी एक कार्बन, यानी कि कार्बन 12 का द्रव्यमान। इस प्रकार से इसका एक एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, यानी कि परमाणु के बारे में कंप्लीट। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अणु के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है परमाणु एवं अणु। तो आज हम लोग पढ़ें परमाणु, उसके बाद परमाणु क्या है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़े। उसी प्रकार परमाणु जो है किसी भी रासायनिक संयोजन के नियम के अनुसार, यानी किस प्रकार रासायनिक ये संयोजन होते हैं आपस में, इसके आधार पर 2 नियम बताएं, द्रव्यमान संरक्षण नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। उसके बाद हम लोग देखिए तत्व और परमाणु में अंतर, ठीक है, तत्व और परमाणु क्या है। उसके बाद इसके इतने छोटे होते हैं परमाणु कि इसको किसी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है, और इसकी त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, और 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद तत्वों के प्रतीक चिन्हों के बारे में बताया कि सबसे पहले प्रतीक का सुझाव दिया था बर्जेलियस ने। उसके बाद इसका प्रयोग किया था सबसे पहले डाल्टन ने। कुछ तत्वों को हमने दिखाया था चित्र में कि
कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन का कैसे इन्होंने प्रयोग किया। फिर उसके बाद IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि तत्वों के प्रत्येक नाम इनको स्वीकृत करते हैं। उसके बाद हम लोग देखिए परमाणु द्रव्यमान इकाई, ये क्या है, यानी कि एक एटॉमिक AMU लिखते हैं इसको, और या फिर किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो इसे लास्ट में U लिख देते हैं, यूनिफाइड द्रव्यमान, तो इसका परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। उसके बाद एक AMU बराबर 1/12 इंटू एक कार्बन यानी 12 का द्रव्यमान। तो इस प्रकार परमाणु के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अणु, है ना, अणु क्या है, या फिर तत्व के परमाणु से कितने प्रकार के अणु, यौगिक, आयन, संयोजकता, है ना, संयोजकता, या फिर रासायनिक सूत्र लिखना, सरल रासायनिक युग्म कैसे लिखते हैं, बहुपरमाणुक यौगिक आयनों का यौगिक कैसे लिखते हैं, और आणविक द्रव्यमान अवशिष्ट सूत्र इकाई में अंतर देखेंगे, ये दोनों निकालते हैं कैसे। ठीक है, तो आप लोग पार्ट 1 को अच्छे से देख के रखिए। पार्ट 2 में हम लोग अणु के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, अणु, आयन, ये सभी। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो और जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू।